नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। लालू यादव 10 सर्कुलर रोड का जो अपना आवास है उसको छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जाएंगे कहां, इस बात पर चर्चा हो रही है और वो तैयार तो नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 39 हार्डिंग रोड जो उनको मिला है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें वो नहीं जाने वाले हैं। वो शायद किसी और बंगले में शिफ्ट होंगे। क्या प्लानिंग है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भाई वीरेंद्र ने किसको कहा कि पगला गए हो क्या। पगलाने के लेके उन्होंने जब पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने पत्रकारों पे उनको गुस्सा आया और वो बोले पगला गए हो क्या। तो आखिर में क्यों गुस्सा है भाई वीरेंद्र। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि चिराग की हैसियत क्या, ये एक बयान आया और उसके बाद अरुण भारती का पलटवार हुआ है। तो चिराग पासवान को लेकर क्यों पलटवार हुआ और क्यों विवादों पे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर, पहला सवाल, लालू यादव अब किस बंगले में जाने वाले हैं? क्या वाकई में वो जो गवर्नमेंट अलॉटेड बंगला है उसमें नहीं जाएंगे? हाँ, कहा जा रहा है कि उसमें नहीं जाएंगे और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है अंकित। आपको बता दें कि 39 हार्डिंगे रोड में जो उनको बंगला दिया जा रहा है वो बड़ा बंगला है और अगर साइज के हिसाब से कहें तो दूसरा बड़ा बंगला है। फिर भी आखिर क्या बात है जो लालू प्रसाद उसमें जाना नहीं चाहते हैं? जो खबरें आ रही हैं अगर आप उसको देखेंगे तो कहा जाता है कि ये 39 हार्डिंगे रोड के बंगले में जाने का नोटिस जो चर्चा में है, 10 सर्कुलर रोड खाली करने के बाद वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अगर खाली करेंगे कि नहीं करेंगे अभी इस पर भी सवाल है। और 39 नंबर में हार्डिंगे रोड में क्यों नहीं जाना चाहते, तो इसको लेकर के भी सवाल है। अब इसमें सवाल क्या क्या है वो बताना चाह रहा हूं आपसे। दरअसल लालू परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो खाली करना नहीं चाहते हैं और खाली करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बंगला किसी भी नेताओं के लिए सही साबित नहीं हुआ है। ये बात आप जान लीजिए, इससे अपशगुन जुड़ा हुआ है। इसलिए माना जाता है कि इसमें जो गया वो राजनीति से हट गया, हार गया, टिकट नहीं मिला, कुछ ना कुछ होता रहा है। तो इसलिए लालू प्रसाद और उनका परिवार यहां जाना नहीं चाहता है। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड को इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे जिसकी जो सहूलियत रही उस हिसाब से उसको तैयार किया गया है। और 10 सर्कुलर रोड को माना जाता है कि आरजेडी का एक महत्वपूर्ण मकान है, माफ करिएगा, जिसको लेकर के लालू प्रसाद को लगता है कि इसको छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भाई कौन कौन लोग 39 हार्डिंगे रोड में रहे और उसके बाद उनकी हैसियत क्या हुई। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चंद्रमोहन राय होते थे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। और हुआ क्या कि भाई वो पॉलिटिक्स से ही गायब हो गए। पश्चिम चंपारण की रामनगर सीट से 4 बार और चनपटिया से 1 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। 2005 में स्वास्थ्य मंत्री बने, 2010 में पीएचईडी मंत्री बने, 2010 में इनको 39 हार्डिंगे रोड में एक घर दे दिया गया और उसके बाद से उनको टिकट भी नहीं मिला और इनका टिकट 2015 के चुनाव में बीजेपी ने काट दिया और फिर ये पॉलिटिक्स से गायब हो गए। तो समझिए कि राजनीति से इन्होंने एक तरीके से अपने आप को किनारा कर लिया। बड़े रेपुटेड लीडर थे, उनकी ईमानदारी की चर्चा होती थी। जरा ये सोचिए कि जो 5 बार 4 बार रामनगर से, 1 बार चनपटिया से जीता हो और 2010 में जीतने के बाद जिसको 39 हार्डिंगे रोड मिलता हो और उसके बाद 2015 में उनका टिकट काट दिया जाए, तो ये अपशगुन नहीं तो और क्या माना जाएगा। तो पहला नाम उनका आता है। फिर आ जाइए मदन मोहन झा, किसी तरीके से राजनीति में बने हुए, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। दरभंगा जिले के मनीगाछी सीट से 2 बार विधायक रहे और विधान परिषद में दूसरी पारी खेल रहे। लेकिन अगर आप कहें 15 से 17 तक भूमि सुधार व राजस्व मंत्री भी रहे, यही बंगला मिला, वो रहने नहीं आए और दफ्तर की तरह इस्तेमाल करते रहे। सवाल ये उठता है कि मदन मोहन झा ने भी बंगले में बने मजार को ठीक करवाया, रोज अगरबत्ती जलाने की व्यवस्था कराई। मतलब इसमें मजार है और मजार की वजह से लोग रहने नहीं आते हैं। मदन मोहन झा को मिला तो वो अगरबत्ती दिखा करके जो
मजार में कह लीजिए वो जिन्न या जो उनकी आत्मा होगी उसको वो अगरबत्ती दिखा करके खुश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस पूरे बंगले को अपशगुन माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोई दूसरी आत्मा यहाँ पर रहती है और इसलिए यहाँ पर आया जाए। तो क्यों आया जाए, किस लिए आ जाए? कमाल की बात देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि जिसने इस बंगले में अपना आशियाना ढूंढा उसकी हालत खराब हो गई। अब ये देखिए, मैंने 2 लोगों की कहानी आपको बता दी। फिर आइए विनोद नारायण झा। विनोद नारायण झा जो है मधुबनी की पंडौल और बेनीपट्टी सीट से 4 बार विधायक रहे और इस बार जो है मैथिली ठाकुर का नाम भी यहीं से चल रहा था, आप जान लीजिए। लेकिन टिकट आखिरकार झा को ही मिला। मैथिली अलीनगर से चुनाव लड़ी, लेकिन आप जान लीजिए 2017 में नीतीश के एनडीए में लौटने के बाद वो सरकार बनी थी जिसमें विनोद नारायण झा को पीएचईडी मंत्री बनाया गया। 2020 का वो चुनाव भी जीते, लेकिन भाजपा ने मंत्री नहीं बनाया। इस बार भी विधानसभा पहुंचे बीजेपी के गिने चुने पुराने विधायकों में वो भी शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि ये बंगलो जिससे कनेक्टेड रहा किसी न किसी तरीके से, वो राजनीति में हाशिए में चला गया, राजनीति से किनारा कर लिया, मंत्री बना तो दोबारा मंत्री बन नहीं पा रहा है, और जो कोई इक्का दुक्का ने संपर्क भी रखा तो वो मजार पे धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाता रहा। अब आ जाइए राम सूरत राय। राम सूरत राय की कहानी किसी से छिपी नहीं है। पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया। आपको याद होगा राम सूरत राय ही वो मंत्री थे बीजेपी के, एनडीए की सरकार थी, इन्होंने कई सारे सर्किल ऑफिसर सीओज का ट्रांसफर कर दिया था। नीतीश कुमार के ऑफिस ने सारे ट्रांसफर को निरस्त कर दिया और इनकी एक नहीं चली। एक मंत्री के लिए बड़ा ही प्रतिष्ठा का सवाल था, लेकिन सवाल उठता उनकी राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार से कम थी। नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री थे और इस बार तो उनको टिकट भी नहीं मिला। अब आ जाइए आरजेडी से ही शमीम अहमद है, 39 हाडिंगे रोड के आखिरी निवासी कहे जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, पूर्वी चंपारण के नरकटिया सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीते शमीम अहमद को लालू यादव ने तेजस्वी यादव, जो अगर आप कहिए तो ये पूर्वी चंपारण की नरकटिया सीट से जीते थे। 2022 में मंत्री भी बनाया गया था, कानून मंत्री बने, उससे पहले गन्ना मंत्री बने, सरकार जब तक चली तब तक मंत्री रहे और इस चुनाव में उनको चुनाव लड़ाया गया तो महज 1400 वोट से हार गए। तो आप समझिए कि ये बंगला किस तरीके से अपशगुन है साबित हुआ है सबके लिए। भला इस बंगले में लालू प्रसाद कैसे जाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। भाई इस बंगले में मजार है, मजार में जो है मदन मोहन झा धूप बत्ती दिखाते रहे, वो कभी रहे नहीं, अपना दफ्तर बनाया, किसी तरीके से अपनी राजनीति बचा रहे हैं। शमीम अहमद रहे तो इस बार चुनाव हार गए। आप जान लीजिए चंद्रमोहन राय रहे तो राजनीति पे हाशिए पे चले गए। तो कौन अब रहने की यहाँ पर हिम्मत दिखाएगा? लालू प्रसाद के लिए तो ऐसे ही चुनौती है कि वो अपनी राजनीति को बचाएं, ऐसा कहा जा रहा है। पर असली वजह क्या है वो तो बेहतर होगा लालू प्रसाद जी ही बताएंगे कि दरअसल वजह क्या है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये बंगला जो है अपशगुन रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब राजनीतिक रूप से तो लालू प्रसाद को हाशिए पे भेजने की सारी तैयारी हो गई। अब कुछ ऐसा चक्र भी चलाया जा रहा है कि उनको इस बंगले में भेज करके पूरे तरीके से उनके परिवार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर भेज दिया जाए। ये कुचक्र चल कौन रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अगर मुझे जाना ही पड़ा तो जो महुआ बाग में वो बड़ा बिल्डिंग बंगलो तैयार हो रहा है उसमें वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो पत्रकारों को बड़े उस लहजे में बिगड़े कि पगला गए हो क्या, क्यों गुस्सा है भाई वीरेंद्र, क्या सवाल किया गया? एक्चुअली आज राज्यपाल का अभिभाषण था, दोनों सदन के नेता को मौजूद रहना चाहिए था। आज नीरज कुमार सुबह सुबह पहुंचे और आप जानते हैं कि नीरज कुमार जिस तरह का तंज कसते हैं उसका जवाब देना दूसरी पार्टी के लिए आसान नहीं होता, बड़े बिटर सवाल करते हैं।
और आपको ये भी याद होगा कि नीरज कुमार उस तरह के प्रवक्ता माने जाते हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लिया था, जबकि प्रशांत किशोर के सवालों से बहुत सारे नेता भाग रहे थे। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आज नीरज कुमार पहुंच गए, पत्रकारों के बीच में कहने लगे कि अरे भाई कहाँ हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, बीमार हैं, बाहर घूमने गए हैं, क्या लज्जा से नहीं आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं, राबड़ी देवी मिलेंगी तो हम जरूर पूछेंगे, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका यहाँ रहना जरूरी है, वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं। मतलब इतने तरह के सवालों का बौछार उन्होंने लगा दिया कि पत्रकारों के दिलो दिमाग में भी एक वो कहते हैं ना उत्सुकता जाग गई कि भाई कहाँ है तेजस्वी यादव और क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तीसरे ही दिन गायब क्यों हैं? राज्यपाल का अभिभाषण है, उससे गायब कैसे हो सकते हैं प्रतिपक्ष के नेता? कुछ पत्रकारों ने इस तरह का जवाब पूछ लिया भाई बीरेंद्र से। अब भाई बीरेंद्र ने जब जवाब दिया तो उन्होंने यही कहा कि भाई पगला गए हो क्या, तुम लोग का दिमाग ठीक है। और ये भाई बीरेंद्र का स्टाइल है। अब वो कौन वाला भाई है ये तो अब पब्लिक तय करेगी, लेकिन सवाल पूछने पर कहेंगे कि पगला गए हो क्या, तो इसका मतलब लोग क्या लगाएगा? जरा ये सोचिए कि अगर प्रतिपक्ष का नेता बीमार हो तो क्या जनता जानना नहीं चाहेगी? प्रतिपक्ष का नेता सदन में उपस्थित नहीं हो तो क्या जनता वजह जानना नहीं चाहेगी? राज्यपाल का अभिभाषण हो, उसमें प्रतिपक्ष का नेता मौजूद नहीं हो तो क्या जनता इसको जानना नहीं चाहेगी? और खास तौर पर क्या तेजस्वी यादव के समर्थक ही जानना नहीं चाहेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव हैं कहाँ? तेजस्वी यादव कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो है नहीं। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, आरजेडी के आप कहें तो लालू प्रसाद के बाद वही नेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सदन में उनकी गैर मौजूदगी और खास तौर पर ऐसे इंपॉर्टेंट अवसर पर उनकी गैर मौजूदगी सवाल तो खड़े करता है। सवाल नीरज कुमार ने खड़ा किया था, पत्रकार का काम था उसका जवाब लेना भाई बीरेंद्र से। लेकिन आप जानते हैं भाई बीरेंद्र का अपना स्टाइल है। उन्होंने पंचायत समिति से जब बात की थी, वो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, तो आपको याद होगा वो उनका अंदाज क्या था कि तुम इंग्लैंड से आए हो क्या, तुम भाई बीरेंद्र को पहचानते नहीं हो, मनेर के विधायक को जानते नहीं हो। और ये उनका अंदाज है। उनको लगता है कि शायद उनकी प्रसिद्धि, उनके आवाज को लोग उसी तरीके से जान जाएं, पहचान जाएं जैसे अमिताभ बच्चन के आवाज को पहचान जाते हैं, जैसे राजनीति में लोग लालू प्रसाद के आवाज को पहचान जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के आवाज को लोग पहचान लेते हैं। क्या उसी तरीके से भाई बीरेंद्र की आवाज को लोग पहचान लें? पर ये उनका स्टाइल है। और स्टाइल की एक बड़ी वजह भी है कि हर एडवर्सिटी में वो चुनाव जीतते हैं। अब मनेर से जीत करके आए, समझ लीजिए जहां 25 विधायक आरजेडी के जीत के आए हैं उसमें भाई बीरेंद्र भी जीत करके आए। तो बार बार जीतने के बाद वो तरीका क्यों बदलें? उनको लगता है कि उनका यही तरीका बड़ा हिट होता है। आपको याद होगा विधानसभा के परिसर में उन्होंने कई ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया था जो अपशब्द था। कई यूट्यूबर्स, मीडिया के लोगों ने उसको चलाया नहीं, और चलाया तो विप लगा दिया, जिससे ये बता सकें कि भाई बीरेंद्र किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो भी विधानसभा परिसर के अंदर करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक प्रतिनिधि का दायित्व तो क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, वो पब्लिक में बात करे तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो मीडिया को एड्रेस करे तो उसको कैसे बात करना चाहिए। इन तमाम चीजों पर अगर वही लोग नहीं सोचेंगे जो कानून बनाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, आप अगर इनसे बात करेंगे तो ये आपको सुनाएंगे कि प्रोटोकॉल में ये चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होते हैं। प्रोटोकॉल में अगर ये चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होते हैं तो क्या कंडक्ट में इनको एक ऑर्डिनरी पुलिस से नीचे होना चाहिए क्या? सवाल ये उठता है, क्या इतने बड़े ओहदे और प्रोटोकॉल वाले व्यक्ति को इस तरीके से बात किसी मीडिया के लोगों से करना चाहिए क्या? ये एक सवाल तो है ना, जो हर मीडिया कर्मी, आम लोग ये जानना तो चाहेगा कि क्या इस तरीके से बात करना चाहिए क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता बार बार आपको इसी रवैये की वजह से रिजेक्ट करती है, तो क्या आप कोई लेसन नहीं लेते हैं क्या? आप क्या उसी सदी में जी रहे हैं, उसी दशक में जी रहे हैं जब आपको लगता था कि ये सब चलता है, पर अब नहीं चलता है। भला ये सोचिए कि आपका इतना व्यापक जनाधार है,
कहा जाता है कि आपकी गिनती ही 32% से शुरू होती है। 32% से शुरू होने के बाद आप 25 पर पहुंच जा रहे हो और फिर भी आपको यह समझ में नहीं आती कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप बातचीत में कैसे हो। अगर आपको यह भी समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है, हर बातों को नोटिस में लेती है, समय आने पर इससे भी बुरा परिणाम दे सकती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल अभी है, एक सवाल बचा कि विपक्षी जो विधायकों के टूटने की बात पहुंच रही है वो औकात तक पहुंच गई है और भाई वीरेंद्र से ही जुड़ा है वो भी मसला है। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि दरअसल सवाल एक नहीं है। अगर आप गलत वजहों से बार बार चर्चा में आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान देना पड़ेगा। बात यह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोजपा एलजेपी-आर के नेता सांसद अरुण भारती कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब रावण का घमंड नहीं चला तो आपका घमंड क्यों चलेगा। अब अगर ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है, अरे भाई चिराग पासवान की हैसियत इतनी तो जरूर है ना कि वो एनडीए से बाहर थे तो आप सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए थे, आपके पास 75 सीटें थी और अब वो एनडीए में हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है तो 200 प्लस सीटें आ गई। तो ये चिराग पासवान की हैसियत अब और बताने की जरूरत है क्या। चिराग पासवान वो कहते हैं ना कि किसी बेहतरीन स्वादिष्ट सब्जी में कम से कम नमक और हल्दी के रोल में तो है ही ना। अगर कोई सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगेगा या उसका कलर वो सुंदर नहीं दिखेगा अगर उसमें नमक और हल्दी नहीं होगा। आप कह सकते हैं उनके पास 5% वोट है, उनके पास 6% वोट है, लेकिन उन्होंने ये तो दिखा दिया कि वो एनडीए में आते हैं तो 200 का आंकड़ा पार होता है। तो आप कैसे चिराग पासवान को कह सकते हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है। आपको क्या अभी भी चिराग पासवान की हैसियत का अंदाजा नहीं लग रहा है कि आप 75 से 25 पहुंच गए हैं। आखिरकार 2020 से 25 का फर्क क्या है, अंतर क्या है। इस बार एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान थे, पिछली बार ये दोनों नहीं थे। आपने पिछली बार की तुलना में आपने एक और पार्टी आईपी गुप्ता को भी जोड़ लिया, इंडियन पीपुल्स पार्टी को भी जोड़ लिया, फिर भी आप 25 पर ही रह गए। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि चिराग पासवान की हैसियत किस तरह की है, सत्ता से आप इतने दूर क्यों रह गए। ठीक है, तो फिलहाल चिराग पासवान पर बयान, भाई वीरेंद्र कई तरह के बयान दे रहे हैं, वो फिर चाहे मीडिया से बात करें चाहे चिराग पासवान पर बयान दें, इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।